प्रिय प्रशिक्षुओं नमस्कार। मैं प्रेम नारायण डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी विषय के पहली यूनिट के साथ, जिसका नाम है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत और विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। तो आपने सुना अनिवार्य संस्कृत, क्योंकि जूनियर की जितनी भी हिंदी की किताबें हैं उनमें हिंदी के साथ साथ अंतिम जो पाठ होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, और संस्कृत में अनुस्वार, हलंत एवं विसर्ग का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि उच्चारण या वाचन करते समय हम अनुस्वार, हलंत और विसर्ग का ध्यान नहीं देते तो उच्चारण अशुद्ध हो जाता है और अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पर एक बहुत से सरल श्लोक को रखा हुआ है, जिसका उच्चारण एवं वाचन मैं कर रहा हूँ। आप उसको ध्यान से सुनिएगा। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। पुनः अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो आपने सुना होगा इस श्लोक में अनुस्वार भी है, विसर्ग भी है और हलंत भी है, जिनका सही उच्चारण करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वैसे आप लोगों को अनुस्वार, हलंत एवं विसर्ग की बेसिक जानकारी है, फिर भी हम इसको दूसरे रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अनुस्वार की चर्चा करेंगे कि अनुस्वार कैसे लगता है। तो अनुस्वार का जो चिन्ह है उसको समझ लीजिए आप। किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाली छोटी सी बिंदु को ही अनुस्वार कहा जाता है। इसका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। तो हिंदी व्याकरण के नियमानुसार शब्दों के मध्य वर्ण के ऊपर लगा हुआ जो बिंदु होता है उसको दो रूपों में लिखा जाता है, जैसे कंगन, और दाहिनी तरफ इसके दो रूप लिखे हुए हैं। पहले कावर्ण लिखा है, फिर आधा अंगा लिखा है, अंगा के नीचे का है, फिर न है। या कंगन स्पष्ट दिख रहा है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि ये अनुस्वार लगते कैसे हैं और उसका जो शुद्ध रूप है वो लिखा कैसे जाता है। तो अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर लगाने के नियम, क्या नियम है? अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर या पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार क्यों लगाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्योंकि जो बिंदी लगाने में समय कम लगता है, जब पंचमाक्षर लिखते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। इसलिए समय की बचत को ध्यान में रखते हुए वर्ण के ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाता है। तो अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर लगाने का नियम में पहला है, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है ठीक उसके आगे का वर्ण कौन सा है। दूसरा है, वह अग्रिम वर्ण किस वर्ग में आ रहा है। और तीसरा पॉइंट देख लीजिए आप, अग्रिम वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर क्या है। तो कोई बहुत बड़ी कठिन चीज़ नहीं है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, समझ लेंगे आप। पहला शब्द लेते हैं दिनांक। तो इसमें आपने देखा दिनांक में 3 वर्ण हैं, जिसमें से ना वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है, इसके बाद का वर्ण आया हुआ है। तो जो का वर्ण है वो अपने ही वर्ग का पहला अक्षर है और का वर्ग का अंतिम वर्ण ओंग होता है। तो इसका जब व्याकरणिक रूप से शुद्ध रूप लिखते हैं तो न और का के बीच में आधा अंगा लिख देते हैं और आधा अंगा के नीचे हलंत चिन्ह लगा देते हैं, जिससे इस शब्द का शुद्ध रूप सामने आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे झंडा, चंचल, कंपन, बंधन
इन सभी शब्दों में उपर्युक्त नियम ही लगाया गया है। अपवाद के तौर पर देख लीजिए, क्योंकि अपवाद हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो पांचों वर्गों में नहीं आते, इनके अलावा अनुस्वार लगे वर्ण के बाद अन्य कोई भी वर्ण आए तब अनुस्वार का अनुस्वार ही लगा रहता है। अर्थात यदि अनुस्वार लगे हुए शब्द के बाद पंचमाक्षर यानी पांचों वर्गों के अलावा कोई भी वर्ण आता है तो अनुस्वार का अनुस्वार ही रहता है। जैसे पहला उदाहरण है संस्कृत, तो स वर्ण के ऊपर अनुस्वार है, इसके बाद आधा सा आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार का अनुस्वार ही रहता है। संयोग में भी वही बात है, संग के ऊपर विंदी है, इसके बाद या वर्ण आया हुआ है, तो ये हिंदी वर्णमाला के पांचों वर्गों के इतर वर्ण हैं, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता और अनुस्वार का अनुस्वार ही रहता है। एक बात और बताने की आवश्यकता है, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो एवं शब्द को, जिसमें वा के ऊपर अनुस्वार होता है, उसका शुद्ध उच्चारण नहीं करते, अनुस्वार छोड़ देते हैं, जबकि जो अनुस्वार है उसका माँ उच्चारण होता है। आधा माँ के नीचे हलंत लगा करके उसको लिखा जा सकता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में लिखा हुआ एवं, तो दूसरा रूप एवं यानी लास्ट में माँ लिख करके उसमें हलंत लगा देते हैं। ऐसे ही अहम, सत्यम, रामम। तो प्रिय प्रशिक्षुओं, ये कोई बहुत बड़ी कठिन चीज़ नहीं है। आशा है आपके समझ में आ गई है और आप इसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करेंगे और आपकी सीखी हुई बात छात्रों तक पहुँचेगी। धन्यवाद।